वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम वेक्टर का अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, वेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फिजिक्स में बहुत यूज होता है, मैथ्स में बहुत यूज होता है। तो चलिए अपन वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर आप 11th में पढ़े हैं फिजिक्स में, है ना, कि वेक्टर क्या होता है। अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद अपन मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे इसके। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन क्या आता है कि अपने पास जनरली दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ये आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी। सबसे पहले अपने पास क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है कि नहीं है? एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में अपन क्या बोलते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो, इस टाइप की क्वांटिटी को क्या बोलेंगे अपन? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक अपने पास वेइंग मशीन है। ये अपने पास एक वेइंग मशीन है। अगर मान लीजिए अपन ने इस पर एक ब्लॉक रखा 5 kg का और एक ब्लॉक रखा 3 kg का, तो इसका वेट कितना आएगा अपने पास? 8 kg। क्लियर है ये चीज? अब अपन ने इन्हीं दोनों ब्लॉक को इस तरीके से रखा कि ये अपने पास 5 kg का वेट है, ये अपने पास 3 kg का वेट है। अब अपने पास वेट मशीन क्या शो करेगी? 8 kg। मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास मास है, इसका जो इसका वेट अपने पास आ रहा है वो कितना आ रहा है? हमेशा 8 kg आ रहा है, भले ही ब्लॉक अलग अलग रखे हो या एक के ऊपर एक रखा हो। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि मास जो होता है अपने पास, ये कैसी क्वांटिटी होती है? अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है ये चीज? और वहीं अपन बात करते हैं फोर्स की। अगर अपन अपने पास एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, अपन से बोला जाए कि इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर 5 न्यूटन का फोर्स तो लगाना है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना है? क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव होगा। अगर मैं इसी ब्लॉक पर 5 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाऊंगा तो ये ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्लियर है ये चीज? अगर मैं इसमें 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाऊंगा तो ब्लॉक जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा। और ये बात समझ में, हर कंडीशन में अपन 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो एक्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। इसलिए फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जो अपने पास मास है, ये क्या है? अपने पास स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी हाइट क्या है, तो हाइट को अपन क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपकी हाइट जो है 6 फुट है, तो आप सिर्फ 6 फीट बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि 6 फीट इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो, तो फोर्स अपनी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करना है। क्लियर है ये चीज? तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, और आपने पहले पढ़ भी रखी होगी 11th में कि देयर आर जनरली टू फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट अपने पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये अपने पास क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन का एक टुकड़ा है। अगर मैं इसके अंदर एक एरो बना दूं तो ये एक डायरेक्टेड लाइन हो गई, जिसकी डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन हुज डायरेक्शन इज ए टू बी। तो ये जो अपन ने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाया है, यही अपन को क्या बताता है? वेक्टर बताता है। मान लीजिए कि ये अपने पास ए बी वेक्टर है और इसको अपन रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? ए वेक्टर से। तो अपन क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर जो है ये किसके इक्वल होगा? अपने पास ए बी वेक्टर, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए टू बी। जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपने पास ए टू बी है। अब इसके अंदर ये जो आपके पास ए पॉइंट होता है, तो ए पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। ठीक, और जहां पर अपने पास एरो लगा होता है उसको अपन बोलते क्या है? फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट।
टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है ये चीज? ये जो अपने पास है वो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, ये जो अपने पास एरो लगा हुआ है ये क्या कहलाएगा अपने पास? फाइनल पॉइंट कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? अब ये जो अपने पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अपन ने बनाई है, इस सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या कहलाती है अपने पास? इस वेक्टर का मॉडुलस। तो मॉडुलस की अपन डेफिनेशन क्या बोलते हैं? किसी भी वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड क्या होता है अपने पास? कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ए बी, इसकी लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। अब इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो जैसे मान लो ए बी वेक्टर है, इसकी अपन को लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ को या मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे अपन? मॉड के अंदर ए बी वेक्टर। ये बताएगा अपने पास क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? अब मान लीजिए जैसे आपने जनरली पढ़ा होगा कि ए वेक्टर अगर अपन को दे रखा है 3i + 4j, अगर आपने पढ़ रखा है i और j क्या होते हैं तो अच्छी बात नहीं, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए a वेक्टर अपने पास ये दे रखा है, अब बोला जाए कि इस a वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालो या मॉडुलस निकालो, तो अपन a वेक्टर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मॉड ऑफ a वेक्टर। और ये अपने पास होता किसके इक्वल है? रूट के अंदर i और j के जो कोफिशिएंट हैं इनके स्क्वायर का सम, तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये होगा अपने पास क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर इन जनरल अपन बात करें कि मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं xi + yj से, ठीक। अब इसका अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड अपन क्या बोलेंगे? रूट के अंदर x² + y²। और यदि अपने पास वेक्टर जो है इसके अंदर i और j कैप है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशन प्लेन में है। और यदि कोई वेक्टर 3 डायमेंशन प्लेन में हो तो xi + yj कैप + zk कैप, ये होगा अपने पास। इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर जो i j के कोफिशिएंट हैं इनके स्क्वायर का सम, मतलब रूट के अंदर x² + y² + z²। क्लियर है ये चीज? तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, लगभग हर क्वेश्चन में आपको यूज होगा ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास वेक्टर दे रखा है r वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 6i कैप + 2j कैप -3k कैप। अब आपसे बोला जाए कि इस वेक्टर का मॉडुलस निकालो या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड ऑफ आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, ठीक। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास? 36, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 49 और रूट 49 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 7। तो ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा अपने पास? 7 यूनिट। ठीक है कि नहीं है? अब नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक, मैग्नीट्यूड तो आप निकालना सीख ही गए होंगे। अब नेक्स्ट है अपने पास टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। कुछ वेक्टर्स होंगे जो नाम से क्लियर होंगे कि वो क्या हैं। सबसे पहला अपने पास जो आता है वो आता है जीरो वेक्टर, या फिर इसको बोला जाता है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर अपने पास नल वेक्टर। अब नाम से ये क्या समझ में आ रहा है? जीरो वेक्टर का मतलब हुआ ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए अपने पास? 0 होना चाहिए। ऐसे वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं या फिर जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं। अगर आपने एक बहुत छोटी सी भी लाइन सेगमेंट बना दी तो इस छोटी सी लाइन सेगमेंट की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, वो 0 तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये अपने पास जीरो वेक्टर नहीं कहलाएगा। जीरो वेक्टर को हमेशा अपन एक डॉट से या एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए कि जब अपन ने इस पॉइंट
को इस पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट किया तो अपन क्या बता सकते हैं कि इसका क्या इनिशियल पॉइंट होगा, क्या फाइनल पॉइंट होगा? कुछ भी नहीं बता सकते। तो जो अपने पास नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होते हैं उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अपन बता नहीं सकते, या फिर ये बोल सकते हैं कि नल वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेगा। क्लियर है ये चीज? अब जैसे मान लीजिए नल वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैंने क्या लिख दिया अपने पास ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास? नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये चीज? दूसरा अपने पास जो आता है वो आता है यूनिट वेक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर नाम से क्या समझ में आ रहा है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए अपने पास? 1 होना चाहिए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अब किसी भी वेक्टर का अपन को यूनिट वेक्टर निकालना होता है और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से। तो जैसे ए वेक्टर का अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए कैप से। क्लियर है ये चीज? अब जैसे मान लीजिए अपन ने ये जो एग्जांपल किया था कि अपने पास आर वेक्टर जो है वो दे रखा था 6i प्लस का 2j माइनस का 3k। अब कैप बोलना चाहिए 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। ये जो i j के लिखे हैं ये यूनिट वेक्टर होते हैं। अभी मैं बताता हूं ये कैसे यूनिट वेक्टर हैं। अब मान लीजिए कि इस r वेक्टर का अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है ना? इस r वेक्टर का अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला था, कितना आ गया था अपने पास? 7। लेकिन अपन यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो अब देखो 7 मैग्नीट्यूड के वेक्टर को अपन को 1 मैग्नीट्यूड का बनाना है, तो मैं क्या करता हूं? इसको 7 से डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा मतलब 1/7 टाइम्स 6i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। अगर मैंने इस वेक्टर को 7 से डिवाइड कर दिया तो अब जो वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि जब अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो 7 आ रहा था, 7 को अपन 7 से डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अपन को किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो अपन क्या करें? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर अपने पास ए वेक्टर कुछ दे रखा है और इसका अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस ए वेक्टर को अपन इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या पता लग जाएगा? यूनिट वेक्टर पता लग जाएगा। आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर दे रखा है कि ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का 2k। अब आपसे बोला जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अपन को ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, या सिंपली बोल दे कि ए का अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या बताया है कि वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। अब ए वेक्टर अपने पास क्या दे रखा है कि 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। अब अपन को क्या करना है कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आई जे के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम और उसका रूट ले लेना है। तो ये अपने पास आएगा 4 + 4 8 + 1 9। तो 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3। तो ये अपने पास आएगा 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप होल डिवाइडेड बाय कितना? 3। तो ये अपने पास क्या आ गया? ए यूनिट वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अब इसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है ये चीज? अब जैसा कि अपन बात कर रहे थे आई जे के क्या होते हैं, तो देखिए 11th में आपने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी है। तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में अपन क्या करते हैं? 2 एक्सिस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इस 2 डायमेंशन प्लेन में एक पॉइंट लिया 3, 4।
अब इस 3,4 का स्टैंडर्ड मीनिंग अपन को पता है कि ओरिजिन से अपन को x डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है और यहां चलने के बाद y डायरेक्शन में कितना चलना है अपन को 4 यूनिट। तो ओरिजिन से 3 यूनिट यहां से 4 यूनिट ऊपर, तो अपन इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अब इसी को अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में अपन को लिखना है तो उसके लिए अपन को ये बताना है कि x डायरेक्शन में कितना चलेगा और y डायरेक्शन में। तो अब क्या है कि x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाया गया जिसको क्या बोला गया i कैप। तो i कैप क्या होता है अपने पास, i कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। सिमिलरली y डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया उसको क्या बोला गया अपने पास j कैप। तो j कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस। अब इसी पॉइंट P को अगर अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, 3i कैप प्लस का 4j कैप। अब देखो 3 और 4 के संग i और j लगाएं। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जब i के संग 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि x डायरेक्शन में 3 यूनिट चला गया है और y डायरेक्शन में कितना चला गया है, 4 यूनिट चला गया है। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर अपने पास 3 डायमेंशन प्लेन हो, इसके बाद अपन चैप्टर पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, उसके अंदर अपन देखेंगे अपने पास टोटल कितनी एक्सिस होती हैं, 3, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग तो यूनिट वेक्टर क्या लिया है, i कैप, y डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लिया गया है, j कैप, और z डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर अपन क्या लेते हैं, k कैप। अब 2D में किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर बतानी होती है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना होता है। 3D में यदि किसी भी पॉइंट P की लोकेशन बतानी है तो अपन को उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट बताना होगा। अब मान लीजिए इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं अपने पास 3, 4, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से x डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है, फिर y डायरेक्शन में 4, फिर z डायरेक्शन में अपने पास 5 यूनिट। क्लियर है ये चीज। अब इसी को अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा कि 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। क्लियर है ये चीज। i के संग 3 लगा हुआ है, इसका मतलब x डायरेक्शन में 3 यूनिट, j के संग 4 लगा हुआ है मतलब y डायरेक्शन में 4 यूनिट, और k के साथ अपने पास 5 लगा हुआ है मतलब z डायरेक्शन में अपने पास 5 यूनिट। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो आई थिंक आपको i j k का मतलब समझ में आ गया होगा। i j k क्या होते हैं अपने पास, यूनिट वेक्टर होते हैं और किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। क्लियर। i कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y cap is a unit vector in the direction of y axis, and k cap is a unit vector in the direction of z axis। क्लियर है ये चीज। अब अगर आपसे कोई पूछे कि दो अगर यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो क्या वो हमेशा इक्वल होंगे, तो अपना जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर को आगे अपन पढ़ेंगे, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, वेक्टर का डायरेक्शन भी इक्वल हो। अब जैसे अपने पास दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आई कैप और एक दे रखा है अपने पास जे कैप, क्या अपन बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे? तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को अपन इक्वल नहीं बोल सकते। तो आगे अपन पढ़ेंगे कि अगर अपन को दो वेक्टर इक्वल करने हैं तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल हो। क्लियर है ये चीज। तो चलिए यूनिट वेक्टर तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इस पर बेस्ड अपन और क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा। तीसरा अपने पास जो आता है, तीसरा जो है वो है अपने पास क्या, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। अब देखिए लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स, नाम से क्लियर हो रहा होगा। लाइक का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अनलाइक का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब लाइक मतलब पसंद करते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और अनलाइक मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो देखो अगर अपन वेक्टर के टर्म्स में क्या बोलेंगे कि दो वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन अपने पास सेम है, जैसे ये हो गया अपने पास ए वेक्टर, ये हो गया अपने पास बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उसको बोला जाएगा लाइक वेक्टर, और यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, अनलाइक वेक्टर। जैसे ये है, इसमें क्या है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इनको बोला जाएगा क्या, लाइक वेक्टर, और यहां पर डायरेक्शन जो है वो कैसी है, अपोजिट है, तो इनको क्या बोला जाएगा अपने पास,
अनलाइक वेक्टर बोला जाएगा। कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ दो लाइक वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो दो लाइक वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है। और पूछा जाए कि दो अनलाइक वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो इनके बीच का एंगल अपन क्या बोलेंगे, 180 डिग्री। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दो लाइक वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है और दो अनलाइक वेक्टर के बीच का एंगल 180 होता है। ठीक, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ अपने पास जो आता है वो आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर या फिर इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब देखिए, वैसे तो कोलिनियर और पैरेलल दो अलग अलग चीजें हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, और पैरेलल का मतलब होता है कि उनके बीच का एंगल 0 होगा या 180 होगा। ठीक, एक लाइन में होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अपन ने ये दो लाइन सेगमेंट बनाए, तो ये अपन बोल सकते हैं क्या, कोलिनियर होंगे, क्योंकि एक ही लाइन में है। और यदि अपन ने इस टाइप के दो लाइन सेगमेंट बनाए, तो ये क्या बोलेंगे, अपन पैरेलल हैं, इसको अपन कोलिनियर, एक लाइन में तो बोल नहीं सकते। लेकिन मैथमेटिक्स में जो वेक्टर अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर पैरेलल वेक्टर को भी क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अपन जो पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं। अपन आगे देखेंगे कि दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक होता है फ्री वेक्टर और एक होता है अपने पास लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब ये हुआ कि अपन उसको फ्रीली पैरेलली कहीं भी मूव करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास एक वेक्टर है, ठीक, या इस मार्कर से अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस वेक्टर को अपन ने पैरेलली नीचे शिफ्ट किया, तो पैरेलली जब अपन ने नीचे शिफ्ट किया तो ये यहां आ जाएगा। अब देखो, ये अपने पास मान लीजिए ए बी वेक्टर था, ठीक, अपन ने इसको पैरेलली मूव किया तो ये भी अपने पास ए बी वेक्टर ही होगा। क्यों, ना तो हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना हमने इसका डायरेक्शन चेंज किया। अगर मैं इस ए बी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देता तो अभी भी ये ए बी वेक्टर ही रहेगा। क्यों, अभी भी मैंने इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया ना इसका डायरेक्शन चेंज किया। तो जब किसी वेक्टर का अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे तो वो वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। ठीक, ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है, फ्री वेक्टर, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। दूसरे जो अपने पास होते हैं वो होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक, जैसे कि अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, मान लीजिए कि अपने पास ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये अपने पास ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर मैं मान लीजिए, और इसके ऊपर भी ब्लॉक एक रखा हुआ है, अब मैं अगर 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा और नीचे वाले ब्लॉक पे लगाऊंगा तो कुछ एक्शन होगा। और सिमिलरली अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाऊंगा तो अभी अलग, तो फिर अलग एक्शन होगा पहले वाले से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दोनों केसेस में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों प्रोसेस में जो एक्शन होगा वो अलग होगा। अरे बात समझ में। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं। लोकलाइज वेक्टर मतलब जिनके बारे में फिक्स कर दिया गया कि वो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगे। क्लियर है ये चीज। तो मैथ्स के अंदर जो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अपने पास कोलिनियर बोला जाता है। तो अगर दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं तो अपन इस वेक्टर को उठा के यहां लेके आ जाएंगे, तो ये वेक्टर यहां आ जाएगा, तो अपने पास ये एक लाइन में आ गए, तो इनको क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं अपन, द वेक्टर विच लाई इन द सेम लाइन। क्लियर है ये चीज। अब जैसे लाइक वेक्टर हुए, अनलाइक वेक्टर हुए, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अपने पास कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियरिटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में। कोलिनियर का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक लाइन में हो, और अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनको भी अपन एक लाइन में लेके आ सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर। ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट जो अपने पास आता है फिफ्थ, वो अपने पास क्या कहलाता है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। मान लीजिए ये अपने पास एक ए वेक्टर है और ये अपने पास एक बी वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। तीसरा वेक्टर भी चलो मैंने बना दिया, ये अपने पास सी वेक्टर हो गया। अब ए बी सी ये तीनों कैसे हो गए, को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है ये चीज। सिक्स्थ अपने पास आता है को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक, अब को इनिशियल का मतलब क्या था, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम थे।
को टर्मिनस वेक्टर का मतलब क्या होगा, ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर अपन ने ये बनाया ए वेक्टर, एक वेक्टर अपन ने ये बनाया बी वेक्टर। अब दोनों का क्या है अपने पास, टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो इनको क्या बोला जाएगा अपने पास, को टर्मिनस वेक्टर। तो अगर वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं तो को इनिशियल वेक्टर बोला जाएगा, और यदि टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं तो उनको को टर्मिनस वेक्टर बोला जाएगा। क्लियर है ये चीज। सेवंथ अपने पास आता है को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स। अब को प्लेनर का मतलब क्या हुआ, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो। जैसे मान लीजिए आपको ये व्हाइट पेपर दिख रहा है, ठीक, इस व्हाइट पेपर में मैं जितने भी वेक्टर बनाऊंगा वो सारे क्या होंगे अपने पास, कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन सरफेस पे लाई करेंगे। तो कोप्लेनर की डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं, द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन, द वेक्टर विच लाई ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक ए वेक्टर है, ये अपने पास एक बी वेक्टर है, क्लियर है ये चीज, ये अपने पास एक सी वेक्टर है, तो ये क्या कहलाएंगे अपने पास, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। अब मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों तो एक प्लेन सरफेस पे होते, और तीसरा वेक्टर अपने पास ये है, ये मार्कर से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब इनको कोप्लेनर वेक्टर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ए और बी तो अपने पास सेम प्लेन में है, लेकिन ये जो तीसरा वेक्टर अपन ने बनाया है ये इस प्लेन में नहीं है, ठीक है ना, तो ये अपने पास कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे। और ए और बी की बात करो तो ये क्या कहलाएंगे अपने पास, कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है ये चीज। एट्थ अपने पास आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव टाइम्स अपन को निकालना है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक ए वेक्टर है, अब आपसे पूछा जाए कि यदि ये ए वेक्टर है तो बताओ माइनस ए वेक्टर क्या होगा। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अपन को निकालना है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई, और माइनस का मल्टीप्लाई करने से वेक्टर में क्या इफेक्ट आता है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। अगर ए डायरेक्शन ए टू बी यहां जा रहा था तो अब ये क्या होगा अपने पास, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस का के। अब बोला जाए इसका नेगेटिव वेक्टर निकालो, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस का ए वेक्टर, और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है तो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट नाइन्थ जो है वो अपने पास क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। ठीक, किसी भी वेक्टर का अपन को रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना है। ठीक, अब देखो रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है अपने पास, मान लीजिए 5। अब अपन को इस वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल वेक्टर जो है इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए वेक्टर पे पावर -1। ये पावर नहीं है, ये अपने पास क्या है, सिर्फ एक ऑपरेटर है जो क्या बता रहा है कि अपन को इस वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना है। और रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब होगा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल हो, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है, मतलब अगर अपन को ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1/5, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इस ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए वेक्टर अपन को मान लीजिए ये दे रखा होता कि 2i माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप। अब बोला जाता कि इस वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालो, तो देखो ये अपने पास एक ए वेक्टर हो गया। अब इसका अपन को रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब अपन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 3। अब हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1/3 हो, लेकिन डायरेक्शन यही होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करेंगे अपन, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो जब आप यूनिट वेक्टर निकालोगे ए कैप, तो ये क्या आएगा, 2i माइनस का जे प्लस का 2k
डिवाइडेड बाय कितना 3, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड करते हैं। अब ये अपने पास एक यूनिट वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1/3। तो हम क्या करेंगे, अब इस ए कैप में 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब अपन इस ए कैप में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर। तो ए रेसिप्रोकल वेक्टर क्या आएगा, ए कैप बाय 3। तो अपन ए कैप तो निकाल चुके थे, कितना आया था कि 2i माइनस का j प्लस का 2k डिवाइडेड बाय कितना 3। तो ये अपने पास आ गया 2i माइनस का j प्लस का 2k होल डिवाइडेड बाय कितना 9। तो ये आ गया अपने पास ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर। क्लियर है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आपको किसी भी वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना हो, सबसे पहले निकालोगे क्या, यूनिट वेक्टर और वेक्टर का मॉडुलस। वेक्टर का मॉडुलस अगर लैम्डा आ गया तो अपन को क्या करना है कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के उसमें 1/लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अपन ने यहाँ पर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला और उसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट अपने पास आता है 10th पोजीशन वेक्टर। इसको भी बहुत अच्छे से समझें। पोजीशन वैसे तो मैं बता चुका हूं, एक बार और समझें इसको, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक, अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेक्टर की पोजीशन। देखो, जैसे 2 डायमेंशन स्पेस में अपन किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए P पॉइंट है, इसके मैंने कोऑर्डिनेट लिखे 3,4। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3,4, मतलब इसकी पोजीशन है। अब ये जो पोजीशन है वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में तो होगी। तो अपन जानते हैं कि अपन 2 डायमेंशन स्पेस में किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन बोलते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, मतलब 0, 0 के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। अब इसी को अपन को क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अपन क्या करेंगे कि ओरिजिन से इस P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और डायरेक्शन क्या होगी, O से लेकर P तक। अब ये पॉइंट है O, ये है अपने पास P। तो अगर मुझे P का पोजीशन वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, OP वेक्टर। आ रही है बात समझ में। किसी भी पॉइंट का अगर अपन को पोजीशन वेक्टर लिखना है, इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो इसको अब क्या लिखूंगा मैं, 3i कैप प्लस का 4j कैप। ठीक है ना, क्योंकि 2 डायमेंशन स्पेस की बात हो रही है। अगर अपने पास 3 डायमेंशन स्पेस हो, 3 डायमेंशन स्पेस अपन बनाए। अब इस 3 डायमेंशन स्पेस में कोई अपने पास एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, z1, है ना। अब इसको अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है या इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। अब इस P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब भी क्या होगा, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, x1 टाइम्स i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर है ये चीज। तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग, इट इज द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर या पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अब मान लीजिए कि अपने पास 2 वेक्टर दे रखे हों या 2 पॉइंट दे रखे हों। ये अपन ने 3 डायमेंशन स्पेस बनाया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब 2 पॉइंट हैं, एक है A और एक है B। A के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं x1, y1, z1 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, z2। अब हमें क्या करना है कि AB वेक्टर निकालना है। अब हमें क्या करना है, AB वेक्टर निकालना है। तो देखो, अपन एक्चुअली जो लिखते हैं OA वेक्टर, तो OA वेक्टर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर है ये चीज। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पोजीशन, या फिर इसको ऐसे समझो, x1 माइनस 0 i कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप प्लस z1 माइनस 0 k कैप, ये लिखा जा सकता है। अब इसमें से क्या करते हैं, x1 y1 z1 अलग कर लेते हैं, 0 0 0 ये अलग कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक,
फिर अपन ने माइनस कॉमन लिया, 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब आप बोलोगे कि सर ये 000 क्या लिखा है, तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, 000 किसकी पोजीशन होती है, ये होती है अपने पास ओरिजिन की पोजीशन, ठीक है ना। ये किसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ओरिजिन के। तो जब अपन को ओ ए वेक्टर लिखना था तो अपन ने क्या लिखा, पोजीशन ऑफ ए माइनस का पोजीशन ऑफ ओरिजिन। इसको अपन क्या लिख रहे हैं, पोजीशन, या फिर इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ठीक है कि नहीं है। तो आपको अब कभी भी जैसे ओ ए लिखा तो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली अगर आपको ओ बी वेक्टर लिखना होता तो आप क्या लिखते, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। मतलब हमेशा बाद वाले की पोजीशन माइनस पहले वाले की, बाद वाले की पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले की पोजीशन वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब इसी के अंदर मान लीजिए आपको ए बी वेक्टर लिखना होता, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएगी। अब मान लीजिए आपको ए बी वेक्टर लिखना होता तो ए बी वेक्टर आप क्या लिखोगे, बाद वाले की पोजीशन माइनस पहले वाले की पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर को पी डॉट बी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। याद रखना है ये ए बी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, बी का पोजीशन वेक्टर क्या था, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ए का पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस का z1 k कैप। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, x2i माइनस x1i। तो ये बचेगा अपने पास x2 माइनस x1 टाइम्स i कैप, y2 माइनस का y1 टाइम्स j कैप प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स ऑफ k कैप। क्लियर है ये चीज। तो जब भी आपको इनको ए बी वेक्टर निकालना होगा तो हमेशा याद रखना बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में अपन को बहुत काम आएगा। तो आई थिंक आप पोजीशन वेक्टर भी समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता, बस पॉइंट की पोजीशन होती है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और लास्ट जो अपने पास पॉइंट आता है वो अपने पास क्या आता है, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि दो वेक्टर्स को अपन इक्वल कब बोलते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if their magnitude and direction are same। अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब मान लीजिए ए वेक्टर अपने पास दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब मैं बोल रहा हूं कि यदि a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल हैं तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 में क्या रिलेशन आएगी, ठीक। अब देखो दो वेक्टर अगर अपने पास इक्वल हैं तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 में क्या रिलेशन आएगी, a1 इज इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 और a3 इक्वल टू b3। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर के i के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, j के कोफिशिएंट इक्वल होंगे और k के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। कब ऐसा, जब वेक्टर्स कैसे हों, इक्वल हों। जब वेक्टर्स इक्वल हैं तो i j के कोफिशिएंट जो होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 टाइम्स i कैप प्लस y प्लस 3 टाइम्स j कैप माइनस z प्लस 1 टाइम्स k कैप, और b वेक्टर अपन को दे रखा है i प्लस 2j माइनस का 3k। अब आपसे बोला जाए कि फाइंड x, y, z इफ
ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो दोनों के आई के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, जे के कोफिशिएंट इक्वल होंगे और के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि x माइनस टू जो है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। सिमिलरली y प्लस 3 जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। और माइनस टाइम्स z प्लस 1, k का कोफिशिएंट क्या है, k कैप का माइनस टाइम्स z प्लस 1, और यहां पर k कैप का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 3। तो z प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। ठीक है कि नहीं है। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, 3। यहां से अगर y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। और यहां से अगर अपन z की वैल्यू निकालना है तो क्या आएगी, 3 माइनस 1 दैट इज 2। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया अपने पास इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो आई थिंक आप टाइप्स ऑफ वेक्टर अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आज इस लेक्चर में अपन सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए जैसे अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। एक वेक्टर निकालना है अपन को, क्या, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 होगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इस वेक्टर के अलॉन्ग होनी चाहिए। ठीक, अब अपन कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी सिंपल चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेक्टर्स में जगह जगह पे ये चीज यूज होती रहेगी। तो जैसे अपन इस वेक्टर को ए वेक्टर नाम दे देते हैं। तो ए वेक्टर अपने पास क्या है कि 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। अब मान लीजिए कि इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इसको नाम क्या दिया है अपन ने, ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या है अपने पास, ए से लेकर बी तक। अब अगर बात करी जाए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे अपन, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 9 दैट इज 3। अब अपन को क्या करना है, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो वेक्टर को क्या करो, बस उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, है ना। ये सारी चीजें अभी बता चुके हैं थ्योरी में। तो ए कैप जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2i माइनस का j प्लस का 2k होल डिवाइडेड बाय कितना, 3। अब ये अपने पास क्या आ गया, ए कैप, ये जो अपन साइन बना रहे हैं किसका है, कैप का। तो अब अपने पास ये यूनिट वेक्टर आ गया। लेकिन अपन को यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए था, अपन को तो एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 5 हो, है ना। अब मान लो कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 5 यूनिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने से वेक्टर में क्या इफेक्ट आता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर अपन पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। अगर अपन किसी वेक्टर में किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। तो अब मुझे जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, वो क्या है अपने पास, कि जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 होना चाहिए और डायरेक्शन ये होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, 5 टाइम्स ऑफ ए कैप, 5 टाइम्स ऑफ ए कैप। तो 5 टाइम्स ऑफ 2i माइनस का j प्लस का 2k होल अपॉन कितना, 3। तो ये आ जाता है अपने पास कितना, 10/3i कैप माइनस 5/3 j कैप प्लस 5 2 जा 10, तो 10/3 k। क्लियर। तो ये अब एक ऐसा वेक्टर आ चुका है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अपने पास, 5 यूनिट। अगर इसी में बोला जाता कि ए का नेगेटिव वेक्टर निकालो, तो ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होता, माइनस का ए वेक्टर। तो ये हो जाता अपने पास माइनस का 2i प्लस का j माइनस का 2k। वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो देखो डायरेक्शन अगर अपोजिट करनी है तो -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अपन कर ही चुके हैं। और जब मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए तो इसका भी यूनिट वेक्टर निकाल के उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ऐसा वेक्टर निकल के आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा और इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि 2 पॉइंट्स हैं, इफ पॉइंट्स P एंड Q आर 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6,
ये P और Q पॉइंट के अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये P का कोऑर्डिनेट है, ये Q का कोऑर्डिनेट है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड PQ एंड QP वेक्टर, PQ वेक्टर निकालना है एंड QP वेक्टर निकालना है। ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ QP वेक्टर, ये है एक्चुअली पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड। तो देखो जैसे P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 1, 2, 3, और मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाएं या पोजीशन बताई जाए वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है। अब इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा OP वेक्टर, आ रही है बात समझ में, इसको क्या लिखूंगा OP वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या आएगा 1 टाइम्स I कैप प्लस 2 टाइम्स J कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ K कैप, ठीक है ना। अब Q वेक्टर की अगर बात करें या Q पॉइंट की बात करें तो Q पॉइंट क्या दे रखा है अपन को 4, 5, 6। तो यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो OQ वेक्टर लिखूंगा, तो OQ वेक्टर क्या आएगा अपने पास 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस का 6K कैप। तो अब हमने OP वेक्टर और OQ वेक्टर लिख लिया, या फिर अपन बोल सकते हैं कि P और Q का पोजीशन वेक्टर लिख लिया। अब अपन को निकालना क्या है, सबसे पहले तो निकालना है PQ वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि PQ वेक्टर अगर निकालना है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को आप ये बोल सकते हो OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर, ठीक है ना। O का मतलब तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, तो OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर। OQ वेक्टर कितना था अपने पास 4I प्लस 5J प्लस का 6K, और OP वेक्टर अपने पास कितना दे रखा है I प्लस 2J प्लस का 3K। तो अपने पास क्या आएगा 4I माइनस I दैट इज 3I प्लस 5J माइनस का 2J तो 3J, 6K माइनस का 3K तो प्लस का 3K। इसमें से भी अगर अपन 3 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा I प्लस J प्लस K। ये अपने पास क्या आ गया PQ वेक्टर। अब इसी में अपन से पूछा गया है कि QP वेक्टर क्या होगा। तो देखो QP वेक्टर का मतलब क्या लिखते हैं अपन, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो मतलब इसी का नेगेटिव टाइम्स लिखते हैं या नहीं, तो QP वेक्टर को अपन लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर। PQ वेक्टर अपन निकाल चुके हैं, कितना है 3I प्लस 3J प्लस 3K। तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3I माइनस का 3J और माइनस का 3K। ये अपने पास क्या आ गया पोजीशन QP वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट अपन को क्या निकालना था, ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ QP वेक्टर। तो जब यूनिट वेक्टर निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को इसी के मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब अपन QP का मॉडुलस निकालें, तो QP वेक्टर का जब मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और फिर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 प्लस 9। तो ये कितना आ गया अपने पास 27, और 27 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3। क्लियर है ये चीज। देयरफॉर QP यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगा देते हैं। तो QP यूनिट वेक्टर है तो इस वेक्टर को इसी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस टाइम्स I माइनस टाइम्स J माइनस टाइम K होल अपॉन कितना √3। आप इसके ऊपर कैप और बना लेना, मैं बार बार भूल जाता हूं, ये कैप जरूर बनाना, नहीं तो बोर्ड में इसके भी मार्क्स काट लेते हैं, आधा मार्क्स तो काट ही लेते हैं। तो QP यूनिट वेक्टर क्या आ गया माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप डिवाइडेड बाय √3। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि अपन को एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन क्या हो अपने पास, या फिर क्या बोल रहा है यूनिट वेक्टर होना चाहिए और वो x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो देखो क्या करें, अपन एक वेक्टर बना लेते हैं। तो अपन ने ये एक वेक्टर बना लिया यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 1, और ये जो है वो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये मैग्नीट्यूड कितना है 1। अब अपन को बताना है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब देखो
अगर मान लूं कि मैं इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है x, y, तो x का मतलब तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया और y का मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। और ये अपने पास कैसा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं बना। अब इस ट्रायंगल में यदि मैं cos की रिलेशन लगाऊं कि cos 30 डिग्री, तो cos क्या होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आएगा अपने पास x अपॉन 1। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, दिस इज इक्वल टू कितना x, तो x कितना आ गया √3/2। सिमिलरली अगर अपन साइन की रिलेशन लगाएं तो साइन 30 डिग्री कितना होगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा अपने पास y अपॉन 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई y की। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि P जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे √3/2 1/2। क्लियर है ये चीज। अब अपन को क्या करना था कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे देखो बोला गया एक्स वाई प्लेन, इसलिए अपन ने 2 डायमेंशन प्लेन लिया है। अब इसी को यदि अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ओपी वेक्टर क्या लिखेंगे √3/2, ये एक्स डायरेक्शन में है तो √3/2 आई कैप प्लस y डायरेक्शन में कितना है 1/2, तो 1/2 टाइम्स ऑफ जे कैप। ये आ गया अपने पास एक वेक्टर किस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड भी निकालोगे तो वो कितना आएगा रूट के अंदर √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, दैट इज कितना आ गया 1। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, ये आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, एक बार यहाँ पे भी देखिए। अपन को दो वेक्टर को ऐड करना है, तो दो वेक्टर को ऐड करने के अपने पास दो मेथड होते हैं, एक होता है अपने पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक होता है अपने पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, अब सबसे पहला अपने पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये लॉ क्या बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अ ऑर्डर, then the resultant is given by third sides of a triangle taken in the opposite order। क्लियर है ये चीज, क्या मतलब हुआ इसका। मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ये अपने पास है एक ए वेक्टर और अपने पास ये एक है अपने पास बी वेक्टर। अब अपन को क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये दो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्रायंगल की दो साइड्स टेकन इन अ ऑर्डर। टेकन इन अ ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि एक वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है और दूसरे वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो कोइंसाइड करेंगे। एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। तो मान लीजिए कि ये अपन ने ए वेक्टर बनाया, ठीक, और ये अपन ने बी वेक्टर बनाया। इसमें आप देख रहे हैं एक वेक्टर का इनिशियल फाइनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। अब ये अगर ट्रायंगल की दो साइड्स हो गई तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ इन दोनों वेक्टर का सम, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से। तो इस ट्रायंगल की अपन थर्ड साइड बना देते हैं। अब टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि देखो ये अपने पास इनिशियल पॉइंट फ्री है, ये अपने पास फाइनल पॉइंट फ्री है ना। इसका फाइनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट तो कोइंसाइड कर रहा है। तो अब अपन डायरेक्शन क्या रखेंगे अपने पास इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट किसका पहले वाले वेक्टर का और दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट की तरफ। तो ये अपने पास क्या हो गया टेकन इन अ रिवर्स ऑर्डर या टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अगर अपन इस तरीके से बना देते जैसे ये हो गया ए वेक्टर, फिर ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया अपने पास सी वेक्टर, तो ये अपने पास क्या होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। लेकिन अगर मैं सी का डायरेक्शन ये कर दूं तो ये अपने पास कैसा ऑर्डर हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ इन दोनों वेक्टर का एडिशन। तो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर दो वेक्टर अपने पास हैं और उनको अपन को ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है तो क्या करेंगे अपन दो वेक्टर बनाएंगे जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे एक ट्रायंगल की दो साइड्स को। और वेक्टर लेना किस ऑर्डर किस तरीके से है कि एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करे। अब इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा वो क्या आएगा कि पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट का दूसरे वेक्टर से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट या इस ट्रायंगल की तीसरी साइड क्या बताएगी अपन को इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगी। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वैसे तो ये मैथ्स में ज्यादा काम नहीं आता, फिजिक्स में ज्यादा काम आता है, लेकिन अपन देख लेते हैं यहाँ पे।
अब अपन को क्या करना है कि इस वेक्टर का अपन को रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए ये अपने पास क्या था, ए वेक्टर, ये अपने पास क्या हो गया, बी वेक्टर, ठीक है कि नहीं। अब अपन को क्या करना है कि इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब इन दो वेक्टर के बीच का अपन को एंगल क्या है, मान लीजिए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है अपने पास, थीटा। तो देखो थीटा जो है वो ये एंगल नहीं लिया जाएगा, थीटा कौन सा एंगल लिया जाएगा अपने पास, ये एंगल लिया जाएगा। दो वेक्टर के बीच के एंगल अपन तब डिफाइन करते हैं जब दोनों कोइनिशियल हो या दोनों कोटर्मिनस हो। जैसे मान लीजिए एक ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं, अब इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक, तो इसी एंगल को अपन इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताएंगे। या दोनों वेक्टर कैसे हो अपने पास, कोटर्मिनस हो, तो अपन ये एंगल ले सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट है, तो अपन इन दोनों के बीच का एंगल ये नहीं बोलेंगे। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करो, तो ये दोनों कैसे हो गए, अब कोइनिशियल हो गए। अब ये एंगल जो होगा वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। अब अपन को निकालना क्या है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी अपन को निकालना है। तो देखो क्या करते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं। इसको नाम दिया अपन ने मान लीजिए ए, इसको नाम दिया अपन ने बी, इस पॉइंट को नाम दिया सी, और इस सी पॉइंट से अपन ने सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दिया अपन ने क्या, एम। ये जो अपने पास ए बी वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का मॉड। ये जो अपने पास बी वेक्टर है इसको अपन क्या बोलेंगे, बी सी वेक्टर का मॉड, ठीक। और ये जो रिजल्टेंट है इसके मैग्नीट्यूड को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आर वेक्टर के मॉड से। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी एम, ये ट्रायंगल अपन ने लिया। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, तो इसमें अब आप बताओ कि बी एम किसके इक्वल होगा। तो ये आपने फिजिक्स में काफी बार पढ़ा होगा कि एंगल से जो लगी हुई साइड है, ठीक है ना, ये अपने पास क्या होगी, बी सी कॉस थीटा, और जो एंगल के सामने वाली साइड है ये क्या होगी, बी सी साइन थीटा, है ना। अगर आपको निकालना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की रिलेशन लिख दो, उससे आ जाएगा। तो बी एम जो होगा वो किसके इक्वल होगा अपने पास, बी सी साइन कॉस थीटा, और जो अपने पास सी एम आएगा वो क्या आएगा अपने पास, बी सी साइन थीटा। क्लियर है ये चीज। अब ये अपने पास ए बी था, ये अपने पास क्या आ गया है, बी एम आ चुका है और सी एम भी आ चुका है। अब देखो इन ट्रायंगल ए सी एम, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इसको अपन नाम दे देते हैं अल्फा। ये अपने पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ये अपने पास बेस, और ये क्या हो गया अपने पास, परपेंडिकुलर। तो अपन क्या बोलेंगे कि ए सी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ये आएगा अपने पास। ए सी का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, ए एम का मतलब हो गया ए बी प्लस बी एम। अब ए एम को अपन ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो मैग्नीट्यूड को अपन सिर्फ ए लिख रहे हैं, अगर इसके ऊपर एरो बना दूंगा तो वेक्टर हो जाएगा, तो ए प्लस बी एम का मतलब क्या हो गया, बी सी कॉस थीटा, और बी सी किसके इक्वल है, बी वेक्टर के, तो ये हो गया बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, सी एम मतलब ये बी साइन थीटा, तो ये हो गया बी साइन थीटा का स्क्वायर। जब अपन इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां लिखा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां लिखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर आर स्क्वायर जो आया वो क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो क्या बचेगा, सिर्फ बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। तो आर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये अपने पास आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसके अंदर याद रहे ए और बी जो हैं वो एक्चुअली क्या हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो इनको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना, ये हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कैसी भी दे रखी हो लेकिन अपन को इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो ये हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। अब मान लीजिए कि अपन को रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना होता, तो देखिए इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं।
ये अपने पास था ए वेक्टर, ये अपने पास था बी वेक्टर, अपन ने ये रिजल्टेंट बनाया, ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा था अल्फा, यहाँ पर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और इसको आगे एक्सटेंड किया था, ये एंगल कितना था थीटा, और ये अपने पास क्या निकल के आया था बी साइन थीटा, और ये जो साइड थी मतलब इसको अपने नाम दिया था ए, ये था शायद बी, ये सी और ये एम, और सी एम कितना था अपने पास, ये साइड कितना था बी कॉस थीटा। अब आर वेक्टर जो है वो इस ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा किस ट्रायंगल में देख रहे हैं अपन, ए बी एम, ए बी एम, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना बेस, बेस कितना है अपने पास बी ए एम, और ए एम को अपन क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस सी एम, तो ए सी प्लस सी एम मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, तो अल्फा अपने पास क्या निकल के आ गया टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा होल अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज, तो ये अपने पास क्या हो गया इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन। लेकिन ये जो अपन ने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला ये अपन को मैथमेटिक्स में ज्यादा काम नहीं आएगा, ये अपन को फिजिक्स में ज्यादा काम आता है। क्लियर है ये चीज, तो आई थिंक आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो समझ में आ गया होगा। अपन को वेक्टर को जो ऐड करना होता है वो जनरली कंपोनेंट्स के टर्म में ऐड करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर अपने पास क्या दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, कंपोनेंट्स के टर्म्स में दे रखा है, और b वेक्टर जो है वो दे रखा है b1 i प्लस b2 j प्लस का b3 k। अब इन दोनों वेक्टर को यदि अपन को ऐड करना है तो अपन क्या लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दिस इज इक्वल टू दोनों के i कंपोनेंट ऐड होंगे, दोनों के j कंपोनेंट ऐड होंगे और दोनों के k कंपोनेंट ऐड होंगे, तो क्या आएगा अपने पास a1 प्लस b1 टाइम्स i कैप प्लस a2 प्लस b2 टाइम्स j कैप प्लस a3 प्लस b3 टाइम्स ऑफ k कैप। क्लियर है ये चीज। अब अगर मान लो इसका अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो अपन ने तरीका पढ़ा उस तरीके से नहीं निकालेंगे, अपन क्या करेंगे ये अपने पास एक वेक्टर आ गया, इसका अगर अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट के अंदर इसका अगर आपको क्या निकालना होता मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, तो इसको क्या लिखते रूट के अंदर a1 प्लस b1 का स्क्वायर प्लस a2 प्लस b2 का स्क्वायर प्लस a3 प्लस b3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाता अपने पास इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता। आ रही है बात समझ में, तो आई थिंक आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो क्या आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी जो है वो एक्चुअली ट्रायंगल लॉ से ही निकला है। पैरेललोग्राम लॉ में एक्चुअली क्या बताते हैं कि यदि दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि दो वेक्टर जो हैं वो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो जैसे अपन ने ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाया, अब इसमें और ट्रायंगल लॉ में क्या अंतर है, ट्रायंगल लॉ में क्या होता था कि एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करता था। इसके अंदर क्या है कि दोनों वेक्टर जो हैं वो कैसे हैं अपने पास को इनिशियल वेक्टर हैं। आ रही बात समझ में, तो अब अपन को बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर को यदि ऐड करना है तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बताते हैं कि यदि ये दो साइड जो हैं या ये दो वेक्टर जो हैं वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या करो एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। ये अपन ने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, क्लियर है ये चीज। अब इसका जो डायगोनल होगा, और डायगोनल भी कौन सा, जिसका इनिशियल पॉइंट वही रहेगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका जो डायगोनल होगा ये अपन को क्या बताएगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर जो होगा वो क्या आएगा अपने पास ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अब ये अपने पास अलग से कोई लॉ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ से निकला है। देखो कैसे, ये अपने पास ए वेक्टर था, ये अपने पास क्या था बी वेक्टर,
ठीक, अपन जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो अपन इस बी वेक्टर को यहाँ पर मूव करा सकते हैं। तो यहाँ अपन ने क्या करा, बी वेक्टर को पैरेलली मूव करा लिया, तो ये क्या हो गया अपने पास बी वेक्टर। अब अपन को क्या करना है कि इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो आप देख रहे हो कि इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके अंदर ट्रायंगल लॉ लगाओगे। अब ट्रायंगल की ये दो साइड्स हो गई, तो तीसरी साइड जो होगी और किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, वो क्या बताएगा इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो ये जो अपने पास पैरेललोग्राम लॉ है वो अलग से कोई लॉ नहीं है, ये अपने पास सेम क्या है, ट्रायंगल लॉ है। अब इसमें दूसरा जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो अपन ने जैसे ये एक ए वेक्टर बना लिया, ये अपन ने बी वेक्टर बना लिया। क्लियर है ये चीज। अब अपने पास ये मान लीजिए तीसरी साइड अपन ने बनाई, ये रिजल्टेंट है। ये तो अपने पास एक डायगोनल तो हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये अपने पास दूसरा डायगोनल है, इसकी डायरेक्शन मान लो अपन अपने मन से कुछ भी रख लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं सी वेक्टर। तो हमें ये सी वेक्टर ही निकालना है। अब इस पूरे डायग्राम में ऐसे दो वेक्टर ढूंढो जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना, जो सेम ऑर्डर में हो। तो अपन को दिख रहा है इस पॉइंट से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, मतलब ए वेक्टर का फाइनल पॉइंट और सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल होगा, तीसरी साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो सी वेक्टर अपने पास क्या निकल के आ गया, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो यदि अपन पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं तो उसमें अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उनके जो डायगोनल्स होंगे वो रिजल्टेंट बताते हैं। एक रिजल्टेंट तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरे अगर डायगोनल के बारे में पूछा जाए तो वो क्या आ सकता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। या फिर अगर इसका अपन डायरेक्शन अपोजिट कर दें, मतलब सी का डायरेक्शन यहां से यहां ना होते हुए इस पॉइंट से नीचे की तरफ हो, तो इसको क्या बोल देंगे, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो ये है अपने पास क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है ये चीज। अब देखिए जैसे अपन ने क्या किया, वेक्टर को ऐड किया, ऐसे वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर पूछ रहा है तो अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, ये अपन ने बनाया ए वेक्टर और ये है मान लो अपने पास बी वेक्टर। अब हमें अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि इसकी जो तीसरी साइड होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी अपने पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। आ रही बात समझ में। लेकिन अपन को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं निकालना, क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया अपने पास क्या, ए वेक्टर। ठीक, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब अपन को ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो बी वेक्टर की जब डायरेक्शन ये थी तो माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की। अब ये अपने पास ट्रायंगल की दो साइड हो गई, तो अब इसकी तीसरी साइड जो होगी, तो तीसरी साइड अपन यहां बनाएंगे, तो ये अपने पास क्या आएगा, इन वेक्टर का रिजल्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यदि अपन को दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पूछता है तो अपन क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर में दूसरे का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर सकते हैं, और दूसरे के नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो अपन इस तरीके से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज, है ना। अब अपन को जनरली डायरेक्शन वगैरह काम नहीं आती, ये सब फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। अपन को तो सिंपल से क्या, जैसे पूछेगा, मान लीजिए कि उसने बोला कि ए वेक्टर जो है वो अपन को दे रखा है आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। बी वेक्टर जो है वो अपन को दे रखा है माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k। और सी वेक्टर अपन को दे रखा है i माइनस का 6j माइनस का 7k। अब अगर वो आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, अपन को तो सिंपल इनको जोड़ना है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है और जो एडिशन आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। डायरेक्शन वगैरह बहुत ही कम पूछता है। तो इन दोनों वेक्टर को जब आप ऐड करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो देखो क्या आएगा, i माइनस का 2i माइनस का i, फिर माइनस का 2j प्लस का 4j, तो प्लस का 2j और प्लस का k प्लस का 5k प्लस का 6k। अब इसमें से क्या करना है, सी वेक्टर को माइनस करना है। तो सी वेक्टर क्या है, i माइनस का 6j माइनस का 7k
के, तो माइनस आई माइनस का आई, तो ये आ जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 2j और प्लस का 6j, तो प्लस का क्या आ जाएगा 8j और 6k और प्लस का 7k, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस का 13k। तो ये अपने पास क्या आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस का c वेक्टर। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया अपने पास सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। देखिए वेक्टर, एक चीज याद रखें कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो तो कम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या हुआ कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालें या फिर अपन b वेक्टर प्लस a वेक्टर निकालें, ये तो अपने पास कम्यूटेटिव है। लेकिन जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये अपने पास इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज? क्योंकि a वेक्टर माइनस b वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर, इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट। क्योंकि इस वेक्टर में जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके b वेक्टर माइनस a वेक्टर आएगा। तो वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर है ये चीज? अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन्हीं पर बेस्ड। अब देखिए जैसे अपने पास एक ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये दो वेक्टर जो हैं वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब अपन से वो पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है ना, कि अपन को यूनिट वेक्टर निकालने हैं जो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के पैरेलल हों। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ में अपन ने पढ़ा है क्या कि यदि दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो अपन को क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों का ये एक्चुअली डायगोनल होगा। ठीक है ना, ये डायगोनल होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका रिजल्टेंट। तो अपन जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं, तो एक डायगोनल को अगर मैं d1 वेक्टर बोल रहा हूं तो वो क्या होगा अपने पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और जो ये अपन दूसरा डायगोनल बनाते हैं ये अपने पास क्या होगा, a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। अब ये चीज आपको याद ही रखनी है। क्या याद रखना है कि यदि दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो इनके जो डायगोनल वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और दूसरा क्या होता है अपने पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये आगे कई जगह आपको काम आएगा। क्लियर है ये चीज? अब अपन सबसे पहले निकालते हैं d1 वेक्टर। तो d1 वेक्टर क्या है कि इन दोनों वेक्टर का एडिशन। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालेंगे, मतलब इन दोनों को अपन को ऐड करना है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2i प्लस i 3i, 4j प्लस का 2j, तो क्या आ जाएगा 6j, और 3k माइनस का 5k माइनस का 2k। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली अगर आप d2 वेक्टर निकालोगे तो वो क्या है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अब दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस का i, फिर 2j माइनस का 4j, तो माइनस का 2j प्लस का 3k और माइनस माइनस 5k, तो ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 8k। क्लियर है ये चीज? तो डायगोनल वेक्टर्स अपने पास आ गए। क्लियर है ये चीज? अब अपन को क्या करना है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो d1 के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब है d1 यूनिट वेक्टर निकालना है। तो d1 यूनिट वेक्टर, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, d1 कैप। ये एक्चुअली क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग d1 वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा किसके अलोंग, d1 वेक्टर के अलोंग। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो 3i प्लस का 6j माइनस का 2k, और इसका जब आप मॉडुलस निकालोगे तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर आएगा कितना, ये 49 मतलब 7। तो ये तो आ गया अपने पास d1 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर आपसे d2 यूनिट वेक्टर पूछे तो d2 क्या है अपने पास, माइनस i माइनस का 2j प्लस का 8k, और इसका अगर मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर 64 प्लस 4 68 प्लस 1 69, तो रूट के अंदर 69। तो ये अपने पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जो काम की इंफॉर्मेशन थी वो ये याद रखने वाली है कि दो वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने पास जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, एक होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और दूसरा डायगोनल क्या होगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इफ a वेक्टर इक्वल टू i प्लस j प्लस k,
बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k एंड सी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k। ठीक, तो अपन को एक यूनिट वेक्टर निकालना है, वही किसके पैरेलल, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक, तो ज्यादातर क्वेश्चन में अपने पास भी वही आ रहा है, यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर के डायरेक्शन में। अब अपन क्या करते हैं कि जो वेक्टर अपन को निकालना है ना, या अपन बोलें कि इस वेक्टर के पैरेलल निकालना है, तो इस वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, डी वेक्टर मान लेते हैं। तो डी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, 2a माइनस का b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर। अब पहले तो अपन इसको कैलकुलेट कर लें, तो 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, तो i प्लस j प्लस k, माइनस टाइम्स ऑफ b वेक्टर मतलब 2i माइनस का j प्लस का 3k, और प्लस का 3c वेक्टर, तो 3 टाइम्स i माइनस का 2j प्लस का k। क्लियर, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस, ये एज इट इज लिखा रहेगा 2i माइनस j प्लस 3k, और इस वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3i माइनस का 6j प्लस का 3k। तो ये अपने पास टोटल कितना आ गया, प्लस का 2i माइनस का 2i कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 3i, फिर प्लस का 2j प्लस का j प्लस का 3j और माइनस का 6j, तो क्या बचेगा, माइनस का 3j, उसके बाद 2k माइनस का 3k, तो माइनस का k और प्लस का 3k, तो प्लस का 2k। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और इसको अपन ने क्या नाम दिया था, d वेक्टर। अब अपन को करना क्या है कि इसी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो ये अपने पास एक d वेक्टर आ गया है, अब इसी के पैरेलल में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो अपन को पता ही है क्या करना है, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो d यूनिट वेक्टर जब अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। क्लियर है ये चीज, तो क्या आ जाएगा, 3i माइनस का 3j प्लस का 2k होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 18 प्लस 2 22, तो ये आ गया रूट के अंदर 22। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। अब अपन एक दो और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है। ये अपने पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो स्कूल में पूछ लिए जाते हैं कि 3 पॉइंट देंगे, ठीक, उनके पोजीशन वेक्टर दे देंगे, अब बोलेंगे कि प्रूफ करो कि इनसे बनने वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है कि नहीं है। तो अपन को क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए अपन ने एक ट्रायंगल बनाया, ये अपने पास ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ए का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर, ये वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं, ना कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, ये दे रखा है। ये ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। क्लियर, अब अपन को प्रूफ करना है कि ये जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अगर होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो रही होगी, मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि तीनों साइड की लेंथ निकालनी है। अब तीनों साइड की लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, जैसे ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर का मतलब ए से बी की तरफ है ना, आप बी ए वेक्टर निकाल सकते थे, कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा सेम आता है। जैसे बात करें अपन ए बी वेक्टर की और बी ए वेक्टर की, ये दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। लेकिन अगर दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अब अपन को जैसे ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए का ए वेक्टर। तो बी वेक्टर किसके इक्वल था, 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस का j प्लस का k, और माइनस टाइम a का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। तो ये अपने पास क्या आएगा, 2i माइनस का 3i माइनस का i माइनस का j और प्लस का 4j, तो प्लस का 3j प्लस का k प्लस का 5k, तो सॉरी 4k, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5k। देयरफॉर ए बी वेक्टर जो है वो ये निकल के आ गया, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, अपन को तो लेंथ से मतलब है ना, तो लेंथ क्या होगी, इसका मॉडुलस। तो इसका जब मॉडुलस निकालोगे तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 34 प्लस 1 34,
5। क्लियर है ये चीज। तो ए बी वे जो साइड है उसकी लेंथ तो आ गई कितनी, √35। सिमिलरली अब अपन क्या करेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे। ए सी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज। सी वेक्टर कितना है ये, और ए वेक्टर ये। तो देखो अब डायरेक्टली कर लेते हैं, दिस माइनस दिस करना है, तो आई माइनस का 3i माइनस का 2i, फिर माइनस का 3j और प्लस का 4j हो जाएगा ये। तो क्या बचेगा, प्लस का j माइनस का 5k और प्लस का k, तो ये हो जाएगा प्लस का k। क्लियर है ये चीज। अब इस AC वेक्टर का अपन को लेंथ निकालना है, तो AC वेक्टर का मॉडुलस निकालोगे, ये आ जाएगा रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 6। तो इसकी लेंथ आ गई √6, इसकी लेंथ कितनी आ गई, रूट के अंदर 35। अब अपन निकालते हैं क्या, BC। तो जब BC वेक्टर निकालोगे तो BC वेक्टर क्या निकल के आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो अब यहां पे अपन देखें C माइनस B करना है, तो I माइनस का 2i माइनस का i, फिर माइनस का 3j प्लस का j, तो ये हो जाएगा माइनस का 2j माइनस का 2j, और फिर माइनस का 5k माइनस का k, तो माइनस का 6k। क्लियर। तो BC वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा अपने पास, रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 प्लस 1 41, तो ये कितना आ गया, √41। तो ये देख रहे हो ये कितना आ गया, रूट के अंदर 41। क्लियर है ये चीज। अब आप देखो, आप बोल सकते हो कि सिंस किसका, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है, BC के स्क्वायर के इक्वल। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है ये चीज। BC जो होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, मतलब इस टाइप का बनेगा, ये BC होगा और ये अपने पास ए होगा। BC जो होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, है ना। इसी में अगर वो बोलता है प्रूफ करो इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड क्या आनी चाहिए थी, बराबर आनी चाहिए थी। अगर वो बोलता आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो दो साइड क्या आनी चाहिए थी, बराबर आनी चाहिए थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे स्कूल में वो पूछ सकता है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी में यदि वो आपसे बोलता है ना, इसमें ये देखो, इसमें तो ये क्या बोला था कि ये पोजीशन वेक्टर है किसके, वर्टेक्स के। कभी कभी एक्चुअली क्या होता है, वो बोल देगा कि एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स अपन को दे रखे हैं क्या, 3i माइनस का 2j प्लस का 4k, ये साइड अपन को दे रखा है i प्लस का 5j माइनस का k। एक ये वेक्टर, ये साइड दे रखी है अपन को 3i प्लस का 2j माइनस का k। क्लियर है ये चीज। ये अपने पास वर्टेक्स नहीं दे रखे, ये वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये क्या है, वेक्टर अलोंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है। तो अब वो बोल देगा कि प्रूफ करो कि ये अपने पास कैसा है, इक्विलेटरल है। तो उस समय वो अपन को AC वेक्टर या मतलब C वेक्टर माइनस A वेक्टर करके निकालने की जरूरत नहीं है। ये अपन को डायरेक्टली क्या दे रखा है, AC वेक्टर। ये डायरेक्टली क्या दे रखा है, BC वेक्टर। ये क्या दे रखा है, AB वेक्टर। इसका डायरेक्टली मॉडुलस निकालेंगे। अब तीनों अगर इक्वल आ गए तो इक्विलेटरल, अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है तो राइट एंगल, दो इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस एंड सो ऑन। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर अपन अपना लेक्चर यहीं एंड करेंगे। चलिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में अपन को कि इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर बी दी वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अ ऑर्डर। ठीक, ये क्या है, ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि वर्टेक्स को। तो अपन को प्रूफ करना, और यहां भी अपन ने ऑर्डर में लिए हैं, टेकन इन अ ऑर्डर। तो अपन को प्रूफ करना है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, MP बोर्ड के पेपर में काफी बार पूछा जाता है। तो देखो अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ये मान लीजिए A वेक्टर है और अपन को एक ऑर्डर में लेना है, टेकन इन ऑर्डर। तो ये B वेक्टर होगा और ये अपने पास क्या होगा, C वेक्टर। क्लियर है ये चीज। इस वर्टेक्स को नाम दिया A, इस वर्टेक्स को नाम दिया B, इस वर्टेक्स को नाम दिया C। अब अपन को प्रूफ करना है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब देखो इन ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या लिखेंगे अपन, BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, BC प्लस CA। ठीक, इनका जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, BA वेक्टर के इक्वल। अरे बस समझ में। अब BC वेक्टर क्या दे रखा है अपन को, A वेक्टर।
सी ए वेक्टर अपन को क्या दे रखा है, बी वेक्टर, सी ए क्या दे रखा है, बी वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। तो देखो यहां पे डायग्राम के हिसाब से ए बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल। ए बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के इक्वल होगा। अपन को चाहिए क्या, बी ए, तो इसका मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो क्या आ गया अपने पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको इधर शिफ्ट किया, प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर है चीज। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, एमपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है क्या, 9, कि इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स देन गिव द geometrical meaning of the relation। क्या रिलेशन दे रखी है अपन को, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, क्या है अपने पास कि ए और बी कोई भी दो वेक्टर हैं। अब अपने पास एक रिलेशन दे रखी है कि उन दोनों वेक्टर का सम और उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मॉडुलस जो है अगर वो इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ। तो देखो अपने पास जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ये अपन ने बनाया ए वेक्टर, ये अपन ने ए वेक्टर बनाया, और ये अपन ने बना लिया क्या, बी वेक्टर। ठीक, अब अगर अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से देखें तो अपन को पता है, याद ही कर लिया है अपन ने क्या, कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये जो डायगोनल होगा ये तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये जो डायगोनल होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अपन को, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस पैरेललोग्राम के क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। अब अपन को दे क्या रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल। ठीक, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल्स, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मॉड का मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो इनके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो कैसी हो गई, अपने पास इक्वल हो गई। अब आप बताओ कि पैरेललोग्राम में तो कभी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती नहीं है, वो इक्वल किस में होती है, जब ये पैरेललोग्राम क्या बन जाए अपने पास, रेक्टेंगल। अरे बात समझ में, पैरेललोग्राम में अपने पास डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है क्या, नहीं होती, इक्वल किस में होती है, रेक्टेंगल में। तो अपन ये बोलेंगे कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इक्वल है तो उसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं वो किसी रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और पूछा जाता है कि बताओ फिर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो ए और बी के बीच का एंगल उस समय क्या बोलेंगे अपन, 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुड बाय, टेक केयर।